हेलो एवरीवन। तो बहुत दिन के बाद आज जो है आज एक वीडियो अपलोड होगा और उस रीज़न से मैं नहीं कर पा रहा था। तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं जो वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। अभी ठीक है। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरा मैं सीरीज अब डालने वाला हूँ, ठीक है, 1 बाई 1 करके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पहला लेक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो पहले लेक्चर में हम पढ़ाते हैं तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले आपको डाल्टन से एटॉमिक थियरी पढ़ना है। डाल्टन से एटॉमिक थियरी पढ़ने के बाद जो है और भी बहुत सारा एटॉमिक मॉडल पढ़ना है, जैसे थॉमसन एटॉमिक मॉडल हो गया, बोर्स एटॉमिक मॉडल हो गया, वे मैकेनिकल मॉडल हो, इन सारे के बारे में आप लोगों को स्टडी करना है। तो हम डाल्टन से एटॉमिक थियरी से स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन ने जो एटम के बारे में पहले सबसे पहला थ्योरी जो है एटम्स के बारे में कौन दिया था, डाल्टन ने दिया था। और डाल्टन से बोला था क्या कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपका क्या है, एटम है ना। किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, आपका एटम है, ठीक है ना। किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, आपका एटम है। और दूसरा था एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट इज सिमिलर। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट ही क्या है, सिमिलर है। जैसे मान लीजिए कि कार्बन के जितने भी एटम हैं, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स, कार्बन के जितने भी एटम हैं वो क्या हैं, आपके बिल्कुल सिमिलर हैं, एक ही तरह के हैं। या नाइट्रोजन के जितने भी आपके एटम हैं वो क्या हैं, बिल्कुल एक ही तरह के हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, आपके सिमिलर हैं, ठीक है। तीसरा था एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन सिंपल रेशियो। मतलब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहा है तो उनका जो नंबर होता है वो सिंपल रेशियो में जाता है। जैसे मान लेते हैं कि आपका Mg और क्या बना रहा है, ऑक्सीजन बना रहा है, ये बनाता है आपका MgO 2 Mg, और यहाँ पर क्या है आपका 1 ऑक्सीजन। मतलब 2 मोल मिल करके 2 मोल मैग्नीशियम और 1 मोल ऑक्सीजन मिल करके क्या बना रहा है, आपका 2 मोल MgO मिल रहा है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो क्या है, आपका 2:1 का है, आपका सिंपल रेशियो। मैंने उतना उनका कहने का मतलब ये होता है कि ये वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया कि ये आपका सिंपल रेशियो में कंबाइन करेगा। चौथा आपका हो गया एटम्स कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब एटम्स को ना ही आप बनाया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इस एटम्स को आप डिस्ट्रॉय या आप इसको फॉर्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये सारे के सारे पोस्टर्स बार में क्या होगा, डिसरिगार्डेड। डिसरिगार्डेड का मतलब क्या होगा, सारा का सारा गलत साबित हो गया, ठीक है। यहाँ गलत नहीं लिखा जाता, रॉन्ग नहीं लिखा जाता। थोड़ा सा ख़राब लगता है ना किसी भी चीज़ को। जैसे आप बोलते हैं कि सर मिस्टेक हो गया है, बोला गलती हो गया है ना। मिस्टेक वाले में क्या होता है, मिस्टेक का मतलब ही गलती होता है, गलती का मतलब ही गलती होता है। लेकिन मिस्टेक जब आप बोलते हैं तो लगता है कि छोटा सा कोई गलती हुआ है ना। वही चीज़ है, एक रिस्पेक्ट देने की नज़र से कभी भी आप लैंग्वेज देखिएगा बुक्स में तो क्या लिखता है, आपका डिसरिगार्डेड लिखता है, गलत नहीं लिखता है। क्योंकि पहली बार किसी साइंटिस्ट ने एटम के बारे में इस तरह का पोस्टुलेट दिया था, तो इस वजह से ये आपका एक गलत होते हुए भी इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। अब ये सारे के सारे आपके डिसरिगार्ड हो गए। देखिए पहला वाला क्या था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, आपका एटम है। लेकिन बाद में जितने भी आपके रिसर्च होते गए तो बताया कि एटम्स को भी सब डिवाइड किया जा सकता है, और वो उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होता है, आपका न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये आपका डिसरिगार्ड हो गया, गलत साबित हो गया। दूसरा, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट इज सिमिलर। किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं वो सारे के सारे सिमिलर होते हैं। लेकिन जैसे ही आइसोटोप्स के बारे में पता चला तो वो भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। जैसे कार्बन है, कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, 15, 16 भी होता है।
तो ये जो कार्बन 12 का जो एटम होगा, कार्बन 13 का जो एटम होगा, कार्बन 14 का जो एटम होगा, वो क्या होंगे, सिमिलर आपके नहीं होंगे। इस वजह से ये भी क्या हो गया, आपका गलत हो गया। दूसरी तरह ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन क्या है आपका 18 है। तो ऑक्सीजन 16, 17, 18 है, तो इसका एटम, इसका एटम, इसका एटम ये आपस में आपके सिमिलर नहीं होंगे। इस कारण से ये भी आपका गलत हो गया। तीसरा आ जाइए कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन क्या, सिंपल रेशियो। ये आपका सिंपल रेशियो में कहने का मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू mg का ऑक्सीजन का नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे ही नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, इसके बारे में पता चला, ये भी आपका गलत हो गया। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे Fe0.94 क्या हो गया O, Fe0.94 O। यहाँ पर क्या हो गया आपका Fe का जो एटम्स है वो कितना है 0.94 है, और ऑक्सीजन एटम कितना है 1 है। ये जो वैल्यू क्या आ गया, सिंपल नहीं है, फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया। अब जैसे ही फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया तो ये क्या हो गया, गलत साबित हो गया। एक उन्होंने क्या बोला, ये सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो का सीधा सीधी मतलब ये होता है कि वैल्यू क्या होगा, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। तो ये इस तरह का कंपाउंड आप जब सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तो सॉलिड स्टेट वाले टॉपिक में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा आप लोग को स्टडी करना है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल से आपको पता चलेगा। तो इसकी वजह से ये भी आपको गलत हो गया। लास्ट में एटम्स कांट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स को नहीं बनाया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में जब आप देखते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि नए एटम का फॉर्मेशन होता है और उसको ख़त्म भी कर सकता है रिएक्शन के थ्रू, उसको क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। इस कारण से लास्ट वाला भी क्या हो जाता है, आपका गलत साबित होता है। ये डाल्टन्स एटॉमिक थियरी यही होता है, और यहाँ से किसी भी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो इसी कारण से मैं नहीं बताता हूँ इसको, लेकिन एक मैंने सोचा कि चलो शुरुआत से चलते हैं, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, सब 9, 10 में भी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नहीं पूछता है तो क्या मतलब है, पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया। तो आगे देखते हैं आगे इसमें अब क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स की। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होता है देख लीजिए आप लोग। फंडामेंटल पार्टिकल में वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या आता है आपका न्यूट्रॉन आते हैं। तो देख लीजिए फंडामेंटल ये क्या हो रहा है। फंडामेंटल पार्टिकल्स में देख लीजिए आप लोग, फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स में क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है, प्रोटॉन आ जाता है और क्या आ जाता है, न्यूट्रॉन हो जाता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन के मास की बात करिएगा केजी में, तो ये होता है 9.1 10⁻³ केजी होता है। और प्रोटॉन की मास करिएगा तो 1.67 10⁻27 केजी होता है। और ये भी लगभग 1.67 10⁻27 केजी होता है। लेकिन न्यूट्रॉन थोड़ा सा क्या होता है आपका, प्रोटॉन से क्या होता है आपका, थोड़ा सा भारी होता है, ठीक है ना। इसका आप लोग ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अगर हम चार्ज की बात करें, तो चार्ज की बात अगर हम करें तो इलेक्ट्रॉन पे होता है -1.6 10⁻19 कूलम, प्रोटॉन पे होता है +1.6 10⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन पे होता है आपका 0 कूलम। 0 पे मतलब इसमें कोई चार्ज आपका नहीं होता है, ठीक है। अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवरी सबसे पहले आपका किसने किया था, थॉमसन ने किया था इसका, और इसका थॉमसन किया था। इसके बाद इसका किसने, गोल्डस्टीन ने, और इसको किसने किया था, चैडविक ने किया था, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का कौन सा डिस्कवरी किसने किया था, थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन का किसने किया था, चैडविक ने किया था। और ये आपका जो टाइम है 1859 के लगभग था, ये 1886 के लगभग था, और ये था आपका 1932। इसमें डेट को लेके थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, आगे पीछे थोड़ा सा मिलेगा, ठीक है ना। कुछ डेट एग्जैक्ट भी नहीं है जैसे इलेक्ट्रॉन वाला होगा, ठीक है, एग्जैक्ट आपको मिलेगा नहीं। तो लमसम 1859 के आसपास माना जाता है, ठीक है।
तो इस पर ज़्यादा आप लोग को ये नहीं करना कि कब हुआ है, क्योंकि कहीं भी एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेगा, इसको छोड़ करके इसको छोड़ करके, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान रखेंगे कि मास कितना होता है और चार्ज कितना होता है। किसने किया था ये, कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है, नहीं पूछना चाहिए, कभी कभार पूछ लेता है। थॉमसन और इसका कितना, गोल्डस्टीन, और इसका किसने चैडविक ने 1859, 86 और 1900 में आपका 32 में। अब चलो ये हो गया आपका क्या, फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में हमने जो है आपको क्या क्या बता दिया, इसका मास बता दिया, इस पर चार्ज कितना होता हो और कब हुआ, डिस्कवरी किसने किया, इसके बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब हम बात करेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में आपका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में जो पहला है कि दो अगर चार्जेज हैं, एक आपका Q1 है और एक आपका Q2 है, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है आपका R के बराबर है। दो चार्जेज हैं Q1 एंड Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R के बराबर है। तो अब देखो अगर ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव होगा, दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये नेगेटिव ये नेगेटिव, दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाए तो दोनों में क्या होगा, आपका अट्रैक्शन होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन बराबर होता है कि Q1 Q2 बटा R स्क्वायर के बराबर, ठीक है ना, कि Q1 Q2 बटा R स्क्वायर के बराबर। वैसे भी इलेक्ट्रोस्टैट जब आप पढ़ेंगे फिजिक्स में तो ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल से बताया जाएगा, हमको जितना ज़रूरत है उतना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो F होता है ये क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या तो क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो इस यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूडल वैल्यू ऑफ फोर्स की बात की है। ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। K का वैल्यू फिक्स होता है, K जो है 1/4πε0 होता है, तो उससे भी हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। बस इसका वैल्यू याद रखेंगे, K का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो है, अगर मान लेते हैं कि ये आपका Q1 और Q2 दो चार्ज हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर R है, इस पूरे चार्ज सिस्टम को, अगर दो चार्ज है दोनों के बीच डिस्टेंस कुछ है, तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, चार्ज सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चार्ज सिस्टम इसको बोला जाता है। तो पूरे चार्ज सिस्टम का जो एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो कितने के बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज सिस्टम इज इक्वल टू होगा आपका K Q1 Q2 बटा R। यहाँ पर देखिए K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, K Q1 Q2 बटा क्या R के बराबर हो रहा है। K वही है जो यहाँ पर है, K का वैल्यू कितना लिखेंगे आप लोग, K का लिखेंगे वैल्यू 9 × 10⁹, इसको आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ भी K का वैल्यू कितना है, 9 × 10⁹ है। Q1 Q2 आपका चार्ज है, R क्या है, दोनों के बीच डिस्टेंस है। अब इसमें एक चीज़ और है कि अगर दोनों फोर्स अट्रैक्टिव, मतलब दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब अगर ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी बराबर प्लस के लिखेंगे, प्लस के Q1 Q2 बटा R लिखेंगे। लेकिन अगर दोनों मान लीजिए कि अट्रैक्टिव है, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस चार्ज आ जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो आप, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कितना है, इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे आपका मान लेते हैं कि कोई प्रोटॉन है, मान लेते हैं Q है जो कि क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, क्या है, पॉजिटिव है, कोई भी चार्ज है पॉजिटिव है और R डिस्टेंस है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा माइनस के Q1 Q2 मतलब E × Q बटा R के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में कैसा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये प्लस हो रहा है और ये निगेटिव हो रहा है। तो जब भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर निगेटिव लगाएंगे, जब रिपल्सिव लगेगा तो यहाँ पर क्या ले लेंगे हम लोग, ठीक है, प्लस साइन ले लेंगे। तो इसका यूज हम लोग बोर्ड से एटॉमिक मॉडल जब हम बताएंगे आपको, तो इसका हम यूज़ करते हैं
और इसका भी यूज करते हैं, इस वजह से यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये आपका दो आपके क्या हो गए। अच्छा, वैसे प्रॉपर्टीज बहुत सारा है, लेकिन जो हमारे काम का वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। अब देखिए आगे इसमें और क्या होगा। आगे वाला जो प्रॉपर्टी है कि इफ अ चार्ज क्यू, तीसरा नंबर प्रॉपर्टी है, इफ अ चार्ज क्यू इज placed on a surface having potential difference V volt, then energy of charge will be इक्वल टू ई इंटू बी। मतलब ई बराबर कितना हो जाएगा आपका, ई इंटू बी हो जाएगा। ई बराबर कितना हो जाएगा, ई इंटू बी के बराबर होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस, इफ अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट, देन एनर्जी ऑफ चार्ज विल बी इक्वल टू क्यू इंटू बी। जैसे मान लो कि ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब ये आपका एक क्या होगा, सरफेस हो गया। अब इस सरफेस का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। ठीक है, इस सरफेस का कुछ ना कुछ, हर एक सरफेस का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है। ये एक चार्ज है क्यू, बोल रहा है कि अगर ऐसे सरफेस पर रख रहे हैं जिसका पोटेंशियल कितना है, भी है, तो जैसे ही इस चार्ज को इस सरफेस पर रखेंगे तो इस चार्ज के पास कुछ एनर्जी आ जाएगा, और वो एनर्जी कितने के बराबर होगा आपका, क्यू इंटू वी के बराबर होगा। इसका पोटेंशियल और इसका क्या होगा, चार्ज का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो एनर्जी बराबर क्या हो गया आपका, क्यू इंटू बी। एनर्जी बराबर कितना हो गया, क्यू इंटू बी। ठीक है ना। आगे इसका एप्लीकेशन है, जैसे काइनेटिक एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम बताएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, इसी का एप्लीकेशन वहाँ पे होगा, इस कारण से बताना पड़ा। तो तीन आप लोग प्रॉपर्टी याद रखेंगे। पहला, दो चार्ज हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर आर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन जो इक्वल होगा के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर के बराबर होगा। और वही पूरे सिस्टम का जो चार्ज सिस्टम है उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो आपका बराबर होगा के Q1 Q2 बटा आर के बराबर। अगर दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है तो माइनस लगा देंगे, अगर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। ठीक है, आर डिस्टेंस बिटवीन तक क्या है आपका, चार्जेज है। बाकी के का वैल्यू क्या होता है, के का जो वैल्यू होता है, एक्चुअल में के का वैल्यू होता है, हम लोग फिजिक्स में इसका यूज है, केमिस्ट्री में यूज नहीं है, इसका समझने में नहीं बता रहा हूँ। 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये ई नॉट इस तरीके से होता है, इप्सिलॉन नॉट, या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, फिजिक्स में आप लोग देखेंगे इसको, तो इप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। ये के होता है और इसका वैल्यू होता है कितना, 9 × 10⁹ होता है। ठीक है, तो अब आज इतना ही छोड़ते हैं, क्योंकि अभी 12 बज रहे हैं। देखिए 12 बज रहे हैं एग्जैक्ट आपके, और कल क्लासेज भी हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आगे जो है आपको हम इसमें बताएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, नहीं होता। ठीक है, ओके, गुड नाइट।